हेलो एवरीवन। तो हमारा जो लेक्चर्स चल रहे हैं इंडियन पॉलिटी के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके ऊपर हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 21 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराता है फ्रीडम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति की आजादी। तो आर्टिकल 21 में दो एलिमेंट दिए गए हैं। दो एलिमेंट क्या हैं? फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, और जो सेकंड एलिमेंट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 में ये दो एलिमेंट हैं, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। इन किसी भी नागरिक को अपनी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी के राइट से वंचित नहीं किया जा सकता, एक्सेप्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। established by law। इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी लॉ में बकायदा उसको प्रोसीजर के साथ, जो कि प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, उस प्रोसीजर के तहत किसी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को वंचित किया जाता है, तो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है एस्टेब्लिश प्रोसीजर द्वारा। उसको किसी भी जो पर्सन है उसको पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के, जो उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये जो दो बेसिक एलिमेंट हैं आर्टिकल 21 में, तो इसको याद रखना इजी है कि अगर हम इसको डिवाइड करें, क्या एलिमेंट है? लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये दो कीवर्ड हैं इसमें। तो उसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर प्रोसीजर है वो एस्टेब्लिश बाय लॉ है, तो उसके राइट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है वो लगाई जा सकती है, या उसको प्रोसीजर एस्टेब्लिश द्वारा किया जा सकता है। अगर हम इसकी वर्डिंग की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्डिंग प्रोवाइड है वो कहती है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, personal liberty according to procedure established by law। तो ये जो लैंग्वेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इसमें क्या है कि नो पर्सन, इसको हम देख लेते हैं कीवर्ड के तौर पे, डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ वंचित नहीं किया जा सकता, पर्सनल लिबर्टी, एक्सेप्शन क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये आर्टिकल 21 की जो बेसिक लैंग्वेज है वो कहती है। अब जब हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं तो पर्सनल लिबर्टी में क्या आएगा? तो पर्सनल लिबर्टी को अगर हम बात करें कि पर्सनल लिबर्टी को जस्टिस सुब्बाराव ने खड़क सिंह का जो केस था, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस था, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आप इन साइटेशन को नोट कर लें, इनकी साइटेशन की कंप्लीट डिटेल है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो खड़क सिंह के केस में जस्टिस सुब्बाराव ने पर्सनल लिबर्टी को डिफाइन करते हुए कहा था कि जो पर्सनल लिबर्टी है
वो एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है। वो हर तरह की जो रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन चाहे वो रिस्ट्रिक्शन हो डायरेक्टली हो, रिस्ट्रिक्शन या एनक्रोचमेंट, रिस्ट्रिक्शन और एनक्रोचमेंट। जो एनक्रोचमेंट है, रिस्ट्रिक्शन या एनक्रोचमेंट है, उस एनक्रोचमेंट के चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हर तरह की रिस्ट्रिक्शन है या इंक्रोचमेंट है पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, वो इसमें फॉल करती है आर्टिकल 21 में, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है, उसकी डेवलपमेंट की नेसेसरी है। ये रिस्ट्रिक्शन इनडायरेक्टली है, वो कैलकुलेटेड मेजर में अगर होती हैं, कैलकुलेटेड मेजर में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, वो रिस्ट्रिक्शन है, वो पर्सनल लिबर्टी के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन है। तो कोर्ट ने ये हेल्प किया था कि जो इस केस में कोर्ट ने हेल्प किया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिलेटिंग फ्रीडम देती है, उनको छोड़ के बाकी सब तरह की जो वैरायटी है, फ्रीडम की वैरायटी है, वो सब आर्टिकल 21 में आती है। एक तो जो आपको फ्रीडम दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, उसके बाद जो फ्रीडम आर्टिकल 19 में इंक्लूडेड नहीं है, वो सारे फ्रीडम आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। तो ये पर्सनल लिबर्टी की डेफिनेशन थी, जस्टिस सुब्बाराव ने खड़ग सिंह के केस में दी थी। तो हम अब नेक्स्ट जो बात करेंगे कि आर्टिकल 21 के अंदर हु कैन क्लेम, कौन क्लेम कर सकता है। सबसे पहली बात तो कि ये स्टेट के अगेंस्ट होंगे, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होंगे। इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये नहीं होंगे। इंडिविजुअल अगर प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट और ये स्टेट के अगेंस्ट ही होंगे। अब इसको क्लेम कौन कर सकता है, तो जो हमने ऊपर देखा कि नो पर्सन की डेफिनेशन की कि एवरी पर्सन, अगर हम उसको देखें कि एवरी पर्सन, सिटीजन, नॉन सिटीजन और फॉरेनर, ये इसको सिटीजन अपने आर्टिकल 21 के अंदर अपने राइट हैं, वो उनको क्लेम कर सकते हैं। कौन नहीं क्लेम कर सकता? कॉर्पोरेट बॉडी, या कॉर्पोरेट हाउसेस, ये आर्टिकल 21 के अंदर क्लेम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हम पहले एलिमेंट की बात करेंगे कि राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट की जो वेरियस जजमेंट है, उसमें अलग अलग जो पहलू हैं राइट टू लाइफ में, उसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो राइट टू लाइफ में है, सिर्फ एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जिसको हम एक एनिमल एग्जिस्टेंस के तौर पे भी, पशु एग्जिस्टेंस के तौर पे भी जानते हैं, उसमें उसका ह्यूमन का होना ही काफी नहीं है। ह्यूमन की उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी साथ में होना चाहिए। तो राइट टू लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो कैसे जीता है, कैसे अपने आप को डेवलप करता है, कैसे वो अपने पोटेंशियल डेवलप करता है, सो दैट कि वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह सके, वो सारा कुछ वो राइट टू लाइफ की डेफिनेशन में आएगा। हम इसको सिर्फ ह्यूमन होना और इस धरती पे रहना ही काफी नहीं है। इस धरती पे रहते हुए एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में कैसे रहना है, उसके क्या राइट है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, वो सब कुछ राइट टू लाइफ की कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट की जो वेरियस जजमेंट है और वेरियस जो कैटेगरी है, उसमें वो आता है। तो
सबसे पहले हम जो बात करें कि राइट टू लिवलीहुड, राइट टू लिवलीहुड, जीविका का जो राइट है वो राइट टू लाइफ की कैटेगरी में आता है। तो राइट टू लाइफ, जो राइट टू लिवलीहुड है वो इंटीग्रल है। इंटीग्रल एक पहलू है जिसको हम कह सकते हैं कि जीविका का राइट होना सबसे जो राइट है वो राइट टू लाइफ पे आता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि किसी कंपनी या किसी ऑफिस में किसी एम्प्लॉयर के साथ कोई एम्प्लॉय काम करता है, ड्यूरिंग जॉब उसकी वो कंडीशन किसी बीमारी की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से वो प्रेजेंस जो उसकी ड्यूटी है उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा या अनएबल टू परफॉर्म दैट ड्यूटी है, तो उसके बाद जो एम्प्लॉयर है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उस एम्प्लॉय को किसी और जॉब में, उसके जो सूटेबल जॉब है उसमें वो एडजस्ट करे, जो वो अपने जो खाने का या अपने रहने का, जीविका कमाने का जो राइट है वो उसको ले सके, उसको कमा सके। तो इस केस में जो हम बात करें, जिसको हम पॉपुलर केस में कहते हैं कि स्लम डिवेलर केस, जिसको हम शॉर्ट में स्लम डिवेलर्स केस के नाम से जानते हैं। केस में क्या हुआ था, केस का जो साइटेशन है वो है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये केस जो रिपोर्ट हुआ था वो AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 180 में रिपोर्ट हुआ था। इस केस में क्या था कि जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, जिसका 1976 में सेंसस में आए, उनको बकायदा आइडेंटिटी कार्ड इशू हुए, तो मॉनसून के जो सीजन में है उसमें वहां की म्यूनिसिपल कमेटी ने है वहां पे उनको फुटपाथ से हटाया, जिसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी कि उनको एक अल्टरनेटिव जगह दी जाए जिसमें वो अपने आप को सेटल कर पाए और अपनी जीविका को है वो चला पाए। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट में जिसमें जीविका कमाने और जीविका को रहने का राइट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया गया। तो अब जो सेकंड बात करते हैं वो है राइट टू लिव विद डिग्निटी। राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैरिज से पहले हस्बैंड को कोई एलिमेंट हो जाती है, अनफॉर्चुनेट कोई एलिमेंट हो जाती है, जैसे कैंसर है या वो इनफर्टिलिटी के कारण वो सफर करता है, उसके बाद मैरिज के बाद वाइफ को ये पता चलता है, तो ये वाइफ का राइट है कि वो हस्बैंड से डिवोर्स ले। क्यों? क्योंकि वाइफ के पास राइट टू लिव विद डिग्निटी उसके पास है, तो उसका पूरा राइट है कि वो उससे डिवोर्स ले ले, क्योंकि वाइफ का राइट बनता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। सम बेसिक जो ह्यूमन डिग्निटी है वो उसकी जो एंजॉयमेंट लाइफ है वो कर पाए, तो ये राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी की कैटेगरी में आता है। तो उसके बाद जो थर्ड हम बात करेंगे वो है राइट टू पोल्यूशन। जो थर्ड है वो राइट है कि राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर। राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर, जो एनवायरनमेंट के बेसिक एलिमेंट है, एयर है, सॉइल है, वाटर है, अगर उस एलिमेंट में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो ये डिस्टर्बेंस लाइफ के लिए डेंजरस होती है, जो कि राइट टू लाइफ की कैटेगरी में आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार जो कि रिपोर्ट हुआ था AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 420।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर लेने का राइट है वो राइट टू लाइफ की कैटेगरी में आता है। तो आगे जो हम फोर्थ राइट की बात करेंगे, राइट टू लाइफ की कैटेगरी में जो आता है वो है राइट टू शेल्टर। राइट टू शेल्टर राइट है वो राइट किससे उत्पन्न होता है? एक तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई से पैदा होता है जो कि है राइट टू रेजिडेंस, और दूसरा वो पैदा होता है आर्टिकल 21 से। तो दोनों राइट्स को मिलकर बनता है राइट टू शेल्टर। शेल्टर का राइट होना जो है वो राइट टू लाइफ की कैटेगरी में आता है, जो कि आर्टिकल 21 उसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो केस था वो है चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में जो रिपोर्ट हुआ था AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 1051 में, तो कोर्ट ने हेल्प किया कि जो राइट टू शेल्टर है वो एक बेसिक ह्यूमन राइट है। बेसिक ह्यूमन राइट है जो कि ये इंश्योर करता है कि जो इंसान है, वो पर्सन है, वो अपनी डेवलपमेंट उस राइट को यूज करते हुए अपनी डेवलपमेंट है, अपनी ग्रोथ है वो कर सके, ताकि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में वो रह सके। उसके बाद जो फिफ्थ राइट टू लाइफ की कैटेगरी में आता है वो है राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ है वो राइट टू लाइफ की कैटेगरी में आता है। राइट टू हेल्थ की कैटेगरी में क्या आता है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि क्लीन हाइजीन, क्लीन एनवायरनमेंट में रहना, क्लीन हाइजीन और सेफ एनवायरनमेंट में रहना, ये राइट टू हेल्थ की जो राइट टू हेल्थ आता है राइट टू लाइफ में क्लीन और सेफ और हाइजीन एनवायरनमेंट में रहना राइट टू हेल्थ की कैटेगरी में आता है। तो उसके बाद जो सिक्स्थ राइट है वो है राइट टू रेपुटेशन। राइट टू रेपुटेशन है कि राइट एक पर्सनल सिक्योरिटी होती है, उसकी प्रॉपर्टी को लेके, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी राइट दिए गए हैं, उसकी जो रेपुटेशन है, मार्केट में एक सोसाइटी है, उस रेपुटेशन के साथ रहना राइट टू रेपुटेशन की कैटेगरी में आता है। तो आगे हम बात करेंगे कि ये हमारे हो गए राइट टू लाइफ की कैटेगरी की, राइट टू लाइफ में क्या क्या आता है। अब हम जो सेकंड जो एलिमेंट है उसकी बात करते हैं वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी को हम देखते हैं तो सबसे पहले जो AK गोपालन का केस आता है उसमें पर्सनल लिबर्टी को डेफिनेशन को नैरो किया गया। उसके बाद खड़ग सिंह के केस में उस डेफिनेशन को और वाइड किया गया, और लास्ट में जो मेनका गांधी का केस था उसमें वाइडेस्ट पॉसिबल जहां तक हो सकता था वो सारी पर्सनल लिबर्टी की डेफिनेशन को उसमें इंक्लूड किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो AK गोपालन केस है AK गोपालन केस है जो कि वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। मैं इसको साइटेशन को लिख देता हूं, आल्दो जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उन सबको AK गोपालन के केस में के बारे में उसकी साइटेशन के बारे में याद है। तो ये AIR 1950 में डिसाइड हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी है वो कन्फाइन कहां करती है, फिजिकल लिबर्टी से। फिजिकल लिबर्टी ही इंक्लूड करती है, जिसमें क्या आता है, रॉन्गफुल राइट अगेंस्ट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इलीगल डिटेंशन,
और फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, तो A.K. गोपालन ने ये डेफिनेशन थी वो यहां तक लिमिटेड कर दी। अब उसके बाद केस आता है खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में खड़ग सिंह था जो पिटिशनर था, वो उसको डकैती के केस से, डकैती का जो केस था उसको उसके लिए ट्रायल किया गया। एविडेंस ना होने की वजह से वो वहां से एक्विट हो गया। तो उसके बाद क्या किया, यूपी पुलिस रेगुलेशन के तहत जो पिटिशनर है उसकी हिस्ट्री सीट निकाली गई, उसके ऊपर सर्विलेंस लगाया गया। पुलिस उसके घर में कभी भी विजिट करती थी, उसकी जो डोमिसाइल की विजिट है उसके ऊपर पुलिस है वो उसके घर पे कभी भी जाती थी, उसकी सीट निकालती थी, वो कहां जा रहा है पूरी इसकी मॉनिटरिंग करती थी। तो इसके अगेंस्ट खड़ग सिंह ने आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन दायर की। तो रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी है वो कन्फाइन नहीं है। पर्सनल लिबर्टी में आर्टिकल 19 को छोड़ के बाकी सब कुछ जो है वो पर्सनल लिबर्टी की जो आर्टिकल 19 में जो राइट दिए गए हैं उनको छोड़ के जो बाकी के जो राइट रहते हैं वो आर्टिकल 21 की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टेट ऑफ यूपी खड़ग सिंह के केस में ये कहा गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेनका गांधी वर्सेस, जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाइडेस्ट पॉसिबल जो डेफिनेशन थी वो पर्सनल लिबर्टी की दी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20 में ओवरलैपिंग तो है, राइट की ओवरलैपिंग है, बट जो कुछ राइट है पर्सनल लिबर्टी के वो डिस्टिंक्ट फंडामेंटल की कैटेगरी उन्होंने ले ली। और जो सब पॉसिबल वैरायटीज हैं राइट की, फ्रीडम के रिलेटिंग राइट है, वो जो सारी तरह के जो राइट हैं वो आर्टिकल 21 में आते हैं, जो कि हमने ऊपर देखा कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, वो सब कैटेगरी बेसिकली जो ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहने का राइट है वो राइट टू लाइफ की कैटेगरी में आता है। तो अब जब हम लास्ट बात करेंगे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में कैटेगरी में क्या आता है कि जो प्रोसीजर है वो फेयर होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, जो प्रोसीजर है वो एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, अनफेयर प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। तो जो टेस्ट है वो आर्टिकल 19 में जो टेस्ट दिए गए हैं वो सारे टेस्ट हैं, वो किसी भी प्रोसीजर को अगर वो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है तो वो सारे प्रोसीजर को जो आर्टिकल 19 में टेस्ट दिए गए हैं वो टेस्ट उसको सेटिस्फाई करने होंगे। अगर वो सारे टेस्ट सेटिस्फाई करता है जो कि रीजनेबलनेस के ग्राउंड के ऊपर के बेस हैं तो उसको हम कहेंगे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। तो ये हमारा जो आर्टिकल 20 था इसके ऊपर हमारी वीडियो था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।